बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर साही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ये शुफ़ा क्या होता है। ज़मीन का केस आमतौर पे कहते हैं फ़लाँ शख्स ज़मीन सेल कर रहा था और फ़लाँ शख्स ने शुफ़ा कर दिया। तो शुफ़ा के बारे में इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रीएम्प्शन, राइट ऑफ प्रीएम्प्शन, हक़ शुफ़ा। इस पे हम बात करेंगे क्या होता है, इसकी टेक्निकलिटीज़, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे मुख्तसर से वक्त में इंशाअल्लाह। तो ये प्योर इस्लामिक टॉपिक है। इस्लाम ने ये राइट, ये इंग्लिश लॉ से नहीं आया बल्कि इस्लामिक लॉ से, लेकिन इस्लामिक लॉ में होने की वजह से अब बरे-सगीर में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के अब नॉन मुस्लिम जो है वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं। इस लॉ को इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल हो रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, सही बुखारी शरीफ में है। हज़रत अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी को शुफ़ा का हक़ हासिल है। सही बुखारी में भी है, तिर्मिज़ी शरीफ में, सही मुस्लिम में काफ़ी सारी अहादीस मुबारक मिल जाती हैं। प्रीएम्प्शन का राइट, बुनियादी तौर पर इस्लाम ने प्रीएम्प्शन का राइट जो दिया, शुफ़ा करने का हक़ दिया हमसाये को, वो इसलिए दिया कि अगर जनाब एक प्रॉपर्टी है, एक खेत है, उसके साथ वाला खेत कोई सेल कर रहा है, तो साथ वाला जो है ना हमसाया, नेबर का राइट है कि वो ख़रीद सकता है इसे। अब क्यों ख़रीद सकता है? उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, उसे नुकसान ना हो। बाज़ दफ़ा होता है कि हमारी फैमिली जनाब खेतों में आना जाना, लेडीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं सारे, तो वो साथ वाला खेत अगर किसी अजनबी को दे दें जिसको हम जानते भी नहीं हैं, तो प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी हमारी, हमें परेशानी होगी। तो इस्लाम में ये राइट दिया गया कि अगर वो सेम बंदा उसकी पेइंग कैपेसिटी है, वो ख़रीद सकता है, तो आप प्रेफरेबली उसको सेल करें। तो ये है शुफ़ा। शुफ़ा हमेशा गैर मनकूला जायदाद पे होता है। गैर मनकूला से मुराद है कि जो जैसे ज़मीन हो गई, ऐसी चीज़ों पर होता है। मनकूला जायदाद पे शुफ़ा नहीं होता। और इसमें भी एक्सेप्शन है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर शुफ़ा नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई दुकान है, कोई प्लाज़ा है, तो क्योंकि प्राइवेसी असल मकसद। जब बाज़ार में ऑलरेडी कोई प्लाट है आपका, तो या कोई दुकान है, तो बाज़ार के अंदर तो ऑलरेडी कोई ऐसी प्राइवेसी होती नहीं है ना। तो ये नॉर्मली ज़राई ज़मीनों के ऊपर हक़ शुफ़ा जो है वो एक्सरसाइज किया जाता है। अगर कानून की बात करें हम, तो इसमें दी पंजाब प्रीएम्प्शन एक्ट 1991, इसके अंदर इसकी एक्सप्लेनेशन है। बाकी सूबों के अंदर, सूबा हमारा सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान, उनके अंदर भी सेम वे ये एक्ट्स बने हुए हैं प्रीएम्प्शन के। बुनियादी तौर पर एक ज़मीन का टुकड़ा सेल हो रहा है, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जो शुफ़ा का हक़ रखते हैं। शफ़ी शरीक। शफ़ी शरीक ये होता है कि को शेयरर, मसलन 2 भाई थे, ब्लड रिलेशन की बेसिस के ऊपर पहले प्रॉपर्टी एक ही थी, अब 2 भाई थे, उनमें तकसीम हो गई है, तो ये जनाब एक ही प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। अब ये दोनों आपस में क्या हुए? शरीक हो गए। तो इसे कहते हैं शफ़ी शरीक। देहातों में आपने सुना होगा फ़लाँ हमारा शरीक है। वो जितना क्लोज़ होता है उतना ही शरीक होता है। एनी हो, शरीक होना कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक कुर्बत की एक जो है ना वो सूरत बनती है ना, जितना करीब हो, शेयर किया उन्होंने किसी चीज़ को। तो शफ़ी शरीक को शेयरर, जो आपका नॉर्मली ब्लड रिलेशन की बेसिस के ऊपर एक ही खाता के अंदर 2 लोग हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रीएम्प्टर है। मसलन मेरा भाई है, तो वो शफ़ी शरीक है, बिल्कुल एडजेसेंट उसकी लैंड है, और जनाब एक खाते के अंदर 2 भाइयों की थी, एक भाई सेल करना चाह रहा है, तो दूसरे भाई का सबसे स्ट्रॉन्ग राइट है। अगर शफ़ी शरीक कर दे दावा कि मैंने ख़रीदनी है, तो फिर बाकी वाले नहीं ख़रीदते। सबसे पहला कौन सा प्रीएम्प्टर? प्रीएम्प्टर कहते हैं जो शुफ़ा करता है, प्रीएम्प्शन का दावा करता है। अच्छा, सबसे पहला शफ़ी शरीक, दूसरा शफ़ी खलीत। शफ़ी खलीत ये होता है कि जो इसको राइट मिला है, इसको भी शुफ़ा करने का हक़ मिला है। किस बेसिस पर? ये जो ज़मीन सेल हो रही है, इस बंदे की, शफ़ी खलीत की रास्ता या तो शेयर हो रहा है उस बंदे के साथ जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, और इसकी प्रॉपर्टी, या पानी का नाला, कोई खाल, ये चीज़ें आपस में शेयर हो रही हैं। तो ये कहते हैं मेरा भी राइट बनता है शफ़ी खलीत के एक ही पानी है,
एक ही खाल आ रहा है जनाब, तो उससे पानी मेरी फसल को भी लग रहा है इसकी, तो अब ये सेल कर रहा है, तो ये मेरा राइट है ना कि मैं ही सारी ले लूँ, मेरी ज़मीन इकट्ठी रहेगी। तो रास्ते की बुनियाद पर या पानी का जो सिस्टम है, सेवरेज सिस्टम, उसकी बेसिस के ऊपर भी राइट इस्टेब्लिश होता है। इसको कहते हैं, इस बंदे को शफ़ी खलीत, ये भी कर सकता है। ये शफ़ी शरीक से लेसर इसका जनाब होता है, पावर होती है। उसके बाद शफ़ी जार। शफ़ी जार ये होता है कि कोई बंदा सेम खाता होने की वजह से, मसलन प्रॉपर्टी है तो ये ब्लड रिलेशन भी नहीं था इसके साथ रास्ता भी शेयर नहीं हो रहा, लेकिन एडजेसेंट है, साथ है, करीब होने की वजह से इस बंदे को सिर्फ राइट मिल गया कि मैं करीब हूँ तो इसलिए मेरा हक बनता है। इसको कहते हैं शफ़ी जार। तो 3 किस्म के बंदे जो हैं प्रीएम्प्शन का दावा कर सकते हैं, शुफा का दावा कर सकते हैं। कौन कौन से? शफ़ी, एक शरीक, दूसरा शफ़ी खलीत, तीसरा शफ़ी जार। ये तीनों को हक हासिल है इस्लाम की रूह से। लेकिन सबसे पहले अगर कर लेता है शफ़ी शरीक तो बाकी 2 फिर भाग जाएं, वो नहीं कर सकते। अगर वो नहीं करता तो फिर शफ़ी खलीत का राइट है, अगर वो नहीं करता शफ़ी जार का हक है। तो इस तरह ये सारे इनको राइट दिया गया। इसमें समझने की बात यह है कि इसकी कुछ डिमांड्स होती हैं। ऐसे नहीं है कि दावा जब मर्जी उठें और दावा कर दें, नहीं, इसकी कुछ बुनियादें हैं। 3 बंदे तो कर सकते हैं ना, कैसे कर सकते हैं? बेसिस हैं 3, उसको कहते हैं 3 डिमांड्स हैं इस दावे की, वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है। अब 3 डिमांड्स कौन सी हैं, तलबें कौन सी हैं 3, वो तलबें 3 अभी इंशाल्लाह आपको बताते हैं। सबसे पहले है तलबे मुवासबत। तलबे मुवासबत ये होती है कि इसे कहते हैं जंपिंग डिमांड भी कहते हैं। जब आपको पता चला जनाब आप शफ़ी हैं, आप शुफा कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी पर, आप साबित करें कि जब आपको पता चला था तो आपने फौरी तौर पर इजहार कर दिया था कि ये तो मेरा राइट बनता है शुफे का, मैं हकदार हूँ, मैंने ख़रीदनी थी। जब आपको पता चला कि प्रॉपर्टी बिकी है, शुफा हमेशा प्रॉपर्टी बिकने पर होता है, पहले नहीं होता। बिक गई फिर शुफा का राइट इसका इस्टेब्लिश होता है। तो इसको साबित करना पड़ेगा, फ़लाँ साल, फ़लाँ महीने, फ़लाँ तारीख़ को, फ़लाँ दिन, फ़लाँ टाइम पे, फ़लाँ जगह पे हम बैठे हुए थे और फ़लाँ गवाहान की मौजूदगी में फ़लाँ शख्स ने ये बताया कि मैंने, फ़लाँ बंदे ने जनाब आपका जो ABC उसने प्रॉपर्टी सेल किया, तो मैंने फिर फ़ौरन इज़हार किया था उसी मजलिस में कि मैं तो ख़रीदूँगा, वो तो मेरा हक बनता है, अगर मुझे ना मिली तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो मुझे उसकी ज़रूरत है। इसे कहते हैं तलबे मुवासबत। तो ये ज़रूरी है। देखिए कितना ये पेचीदा नहीं हो गया, कितना मुश्किल नहीं हो गया कि आपको हर चीज़ साबित करनी है कि टाइम कौन सा था, डेट कौन सी थी, साल कौन सा था, कहाँ बैठे थे, गवाहान होने चाहिए। और उन्होंने बोला और आपने फौरी तौर पे इजहार किया कि वो तो मैंने ख़रीदी, मेरा राइट है, मैं शुफा करूँगा। इजहार किया आपने, यह तलब, पहली तलब, ठीक है, जंपिंग डिमांड, फौरी तौर पे आपने कह दिया उसी मजलिस में कि मैंने वो ख़रीदनी है। तो तलबे मुवासबत के बाद दूसरी तलब, दूसरी डिमांड है तलबे इशहाद। कोई शहादत वगैरह रिटर्न इकट्ठी कर लेते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जैसे ही वो तलबे मुवासबत की, उसके अंदर आपने विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने जनाब नोटिस भेजना है लिख के। तो नोटिस भेज देना कि जनाब मैं उसमें नोटिस के अंदर अहवाल लिखना है कि जनाब मैं फ़लाँ प्रॉपर्टी, इस तरह मुझे पता चला है, तलबे मुवासबत का अहवाल लिखना है कि फ़लाँ गवाहान की मौजूदगी में मैंने ये मुझे पता चला है, तो मैं उसको ख़रीदना चाहता हूँ, अगर ना ख़रीदा तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा। इसका इजहार आप करेंगे तलबे इशहाद में। वो नोटिस जो भेजेंगे रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भेजेंगे, एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड साथ लगेगा, और डाकिया जो फिर एक्नॉलेजमेंट ड्यू कार्ड वापस आता है तो डाकिया भी इसका गवाह होगा, अदालत में पेश होगा। तो इस तरह आप तलबे इशहाद का नोटिस भी उसे भेजें 2 हफ्ते के अंदर अंदर, ये भी ज़रूरी है। तीसरा तलबे इशहाद के बाद है तलबे खसूमत। तलबे खसूमत ये होता है कि फिर 4 माह के अंदर अंदर आपने दावा अदालत के अंदर दायर करना है। ये भी डिमांड बहुत ज़रूरी है। 4 माह से लेट करेंगे तो फिर आपका राइट ख़त्म हो जाएगा। अब 4 माह कहाँ से शुरू होंगे? जब कोई रजिस्ट्री करवाता है
तो वहाँ से अगर रजिस्ट्री नहीं करवाता, इंतकाल करवाता है, सिर्फ रजिस्ट्री उसने करवाई नहीं, फिर इंतकाल होने के, ज़मीन का इंतकाल होने के 4 माह के अंदर अंदर आपने ये दावा करना है। अगर सपोज़ वो भी नहीं करवाता तो फिर पोजेसन ट्रांसफ़र हुआ है उसके 4 माह के अंदर अंदर, अगर वो भी नहीं तो फिर जब आपको नॉलेज होता है, किसी और मोड से वो ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी, फिर जैसे ही आपको नॉलेज होता है, नॉलेज से 4 माह के अंदर अंदर आपने दावा करना है। यह है तलबे खुसूमत। जब भी आप प्रीएम्पशन का दावा करते हैं, शुफा का दावा करते हैं, तो कोर्ट आपको कहती है 1/3 टोटल जितनी वैल्यू थी ना प्रॉपर्टी की जो आप ख़रीदना चाह रहे हो, उसका 1/3, मिसाल के तौर पर अगर थी 30 लाख रुपया प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ज़मीन की वैल्यू 30 लाख है, कोर्ट फौरी तौर पे कहती है आप ऐसा करें 10 लाख रुपया अदालत में जमा करवाएं, और वो 10 लाख आपको विद इन 30 डेज़, 30 दिन के अंदर अंदर वो आपने अदालत में जमा करवाना है। वो निकलवा भी नहीं आप सकते जब तक दावा डिसाइड ना हो जाए। अगर आप दावा डिसाइड होने से पहले पहले विथड्रॉ करते हैं या जमा नहीं करवाते तो फिर आपका दावा खारिज हो जाएगा। आपको वो 1/3 अमाउंट जमा करवानी होती है अदालत के अंदर। अगर 2 शफ़ी हों, 2 बंदे दावा कर दें तो दोनों का राइट सेम हो, बराबर बराबर है, तो फिर दोनों में प्रॉपर्टी बराबर बराबर उनको तकसीम कर दी जाएगी कि आप ख़रीद लें। अगर दोनों का राइट बराबर है, 2 शफ़ी थे, 2 प्रीएम्प्टर। बाद दफ़ा लोग शुफा से बचने के लिए प्राइस ज़्यादा लिखवा लेते हैं ताकि हमारा नेबर जो है, हमसाया जो है, वो शुफा ना कर सके, उसको फिर 1/3 जमा करवाना पड़ेगा, तो वो डर जाएगा कि इतनी तो वैल्यू ही नहीं है। तो वो प्राइस ज़्यादा लिखवाने का, रजिस्ट्री वगैरह में जो सौदा आपका हुआ उसमें ज़्यादा प्राइस लिखवाने का नुकसान ये है कि बाद में टैक्स भी तो पे करना है। रजिस्ट्री करवाओगे जब तो टैक्स ज़्यादा फिर आपको पे करना पड़ता है। एनी हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर इसमें यह है कि अगर कोई बंदा जिसने ख़रीदार है, जिसने ख़रीदा है और बाद में आपने प्रीएम्पशन का दावा कर दिया कि जनाब ये तो मैंने ख़रीदी, वो ख़रीदा जिसने ख़रीद कर अगर उस पर कोई तामीरात कर ली, डेवलपमेंट कर ली, तो बाद में अदालत ने फ़ैसला कर लिया कि नहीं ये तो जनाब प्रीएम्प्टर का राइट बनता है, ये तो हमसाये का राइट बनता था ख़रीदने का, उसको दे दी जाए प्रॉपर्टी। फिर जो उसने डेवलपमेंट की थी, तामीरात की, उसको वापस उसका मुआवजा दिया जा सकता है। अगर कोई सरकार ख़रीदती है, अगर जनाब अली सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत जो है वो कोई प्रॉपर्टी ख़रीदती है, उस पर शुफा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर किसी बंदे ने शुफा किया है, शुफा का दावा कर लिया कि ये प्रॉपर्टी तो मैंने ख़रीदनी थी, मेरा राइट बनता है, वो मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसके लीगल एयर्स जो हैं वो उस दावे को फर्दर चला सकते हैं, उनका भी राइट बनता है। तो मेरा ख्याल है आपने कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से शुफा के, प्रीएम्पशन के दावा के बारे में सीखा होगा। तो उम्मीद है कि इसमें जो है एक चीज़, जब तलबे इशहाद का नोटिस आपने भेजना है तो वो उस नोटिस की एक कापी अपने पास भी गवाहान के साइन करके अपने पास भी रखनी है, कल को दावा के साथ वो भी अटैच करनी है। तो उम्मीद है आपने शुफा के बारे में, उसकी कितनी डिमांड्स होती हैं और कौन कौन शफ़ी हो सकता है, 3 किस्म के, इसके बारे में सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।